सो वेलकम टू स्टडी पाठशाला। कनाडा इंडिया रिलेशन एक बार फिर न्यूज में चल रहा है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। और रिसेंटली जो अटैक रिपोर्ट हुआ है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम इस रिलेशन को थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं कि इंडिया कनाडा का रिलेशन कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा और आज जिस मोड़ पे है तो उसकी वजह क्या है। तो आइए अब शुरू करेंगे। तो सर बताइए कि इसका इतिहास कहाँ पे जाता है, कितना पुराना है हमारा रिलेशन कनाडा के साथ। जहाँ तक इंडिया कनाडा रिलेशंस की बात है, हमें इनको ब्रिटेन से अलग नहीं समझना चाहिए। सबसे पहली बात, इट इज लाइक एन एक्सटेंडेड टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। जो अंग्रेजी सोच है वही सोच कनाडा की है। हालांकि हमें ऊपर से लग सकता है कि शायद वो ज्यादा दूसरों के राइट्स का सोचते हैं, शायद ज्यादा लिबरल है, बट फाइव आइज अलायंस की अगर हम बाद में बात करेंगे, वहां पे बात आएगी कि वो बिल्कुल ब्रिटिश का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट कह सकते हैं। और जो रिलेशन की बात है कि हमारे लोग वहाँ कब सेटल होना शुरू हुए, तो वो सिलसिला 1890s में शुरू होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, कोई हांगकांग में, कोई सिंगापुर में, कोई इंडिया में। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते थे या फिर ड्यू टू सम रीजन उन्हें कनाडा या फिर बाकी टेरिटरीज में जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो भी ब्रिटेन का पार्ट थी। तो वहां पे उनको लगा यार कि इतना खुला लैंड है, इतनी जमीन है, और वीट बाय द वे वहां पे भी काफी उगाई जाती है, तो यहाँ पे क्यों ना कुछ टाइम काम करने की सोची जाए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सेटल होने की नहीं सोचते थे लोग। इवन जो पंजाब से जा रहे हैं, बाकी इलाके से जा रहे हैं, दे वर नॉट थिंकिंग ऑफ सेटलिंग। उनको था 3 4 5 6 साल काम करेंगे, फिर अपने घर आ जाएंगे, पैसा कमा के वापस इंडिया आ जाएंगे। पैसे कमा के। तो जो अटैचमेंट थी अपने लैंड से वो वहां पे दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जैसी सिस्टम आगे बना, काफी सक्सेसफुल लोग होते गए, उसके बाद सेटल होना शुरू हुए। तो 1900 से आप देखते हैं कि थाउजेंड्स में लोग जाने शुरू हुए, स्पेशली जो हम बात करते हैं अनडिवाइडेड पंजाब की। ठीक है। और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में भी जो है उन लोगों का काफी रोल रहा है जो कनाडा से ऑपरेट करते थे। गदर पार्टी की एक्टिविटीज जो है वहां से ही स्टार्ट होती हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। डेफिनेटली देखो, जब आप फॉरेन लैंड में जाते हो तो आप देखते हो कि लोग ना तो आपके जैसे दिखते हैं, ना आपके जैसी सोच है, और आपको डिस्क्रिमिनेशन वही लगभग फेस करना पड़ रहा है जो आपकी अंग्रेजी सरकार उस टाइम पे इंडिया में कर रही थी। तो हमको लगा कि सिचुएशन अलग कैसे है, हम अगर इंडिया में गुलाम रहेंगे तो हम किसी भी कोने में चले जाए दुनिया के, हमारी सिचुएशन बेटर नहीं होने वाली। उसके बाद उनको लगा कि हमें यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल करना चाहिए, और जो भी हमसे बन पड़े हमें वो करना चाहिए देश को आज़ादी दिलाने के लिए। उसी के बाद वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम बनता है, और काफ़ी जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं और ये सारी प्लानिंग करना शुरू होते हैं। और इसमें बाद में बता दें कि सिर्फ पंजाबीज इन्वॉल्व नहीं थे, लगभग सारी स्टेट के लोग इन्वॉल्व थे। इसमें राश बिहारी बोस और इवन मद्रास और बाकी एरिया से, इवन पिंगले जी थे वो महाराष्ट्र से भी थे। तो इसमें लगभग सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व था। ठीक। सो ये अब रिलेशन, ये कारवां आगे बढ़ा। हम आजाद हो गए 1947 के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर कनाडा और इंडिया दोनों ही कॉमनवेल्थ के मेंबर्स बनते हैं, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए वो कॉमनवेल्थ बनाया गया था। बिल्कुल। और हमारा रिलेशन इनके साथ उतना बुरा नहीं था। हमारी शुरुआत यूएस के साथ थोड़ी अलग थी, लेकिन कनाडा के साथ सिचुएशन में कोई खराबी नहीं थी। इवन कनाडा ने हमारी हेल्प की। हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको रिसर्च रिएक्टर बोलते थे, ट्रॉम्बे के अंदर साइरस नाम से है, वो यहाँ पे एस्टैब्लिश उन्होंने करवाया। तो सिलसिला तो बहुत अच्छा शुरू हुआ था। लेकिन आज जिस मोड़ पे है, वो ट्राजेक्टरी कैसे चली है। सबसे पहले थोड़ा सा हम पास में जाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली क्या होता है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता क्या है कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज आज़ाद होने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि कॉलोनाइजर्स रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि उनको रेसिज्म को रिजेक्ट करना पड़ेगा और इक्वालिटी की और लिबरलिज्म की बात करनी पड़ेगी। उसकी वजह से कनाडा को अपने इमिग्रेशन जो रूल्स हैं उनको भी लिबरलाइज करना पड़ा और रेसिज्म जैसी चीजें हमको हटानी पड़ी। तो सिंस वो भी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, और जैसे ब्रिटिश से हम आज़ाद हुए तो ब्रिटेन ने हमारे साथ ठीक ठाक रिलेशंस मेंटेन किए, वो बिल्कुल खराब नहीं हुए। तो कनाडा इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल ठीक रहे, और कोल्ड वॉर में रादर कनाडा ने हमें काफ़ी ज़्यादा एड प्रोवाइड किया है। तो रिलेशन एक अच्छी टोन से स्टार्ट हुए, लेकिन 70s 80s के बाद ये चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई ड्यू टू पॉलिटिकल एंड अदर रीजंस। ठीक, उसके अंदर हम जरूर देखेंगे। जैसे इंडिया में स्टार्टिंग में पंजाबी सूबा बनाने की बात की जाती है। मास्टर ताराचंद जो है वो इसके साथ एसोसिएट थे। और पंजाब और हरियाणा जो है उनका विभाजन भी किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स बनाए जाते हैं। फिर हमें पता है कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सिचुएशन थोड़ी और खराब हुई।
उस समय पे क्या कनाडा का रोल रहा, ये इसमें क्या कहना है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पंजाबी मूवमेंट रही है, इनफैक्ट एक सेपरेट सिख होमलैंड की जो मूवमेंट रही है, उसको मूवमेंट नहीं कहेंगे, उसकी जो एक सोच रही है वो 1920 से जिंदा है। हालांकि बहुत ही कम लोगों में सोच थी, बट ये शुरू से कुछ लोगों में सोच थी कि अगर मुस्लिम्स को अपना देश मिलता है, बाकी हिंदूज को मिलता है, हालांकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट था, तो एक सिख होमलैंड भी होना चाहिए। तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि आज़ादी के बाद आया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 60 50 60 70s में क्या हुआ, काफी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको लग रहा था कि आजाद हिंदुस्तान के साथ वो खुश नहीं है, और कुछ इंडियन गवर्नमेंट की भी ऐसी पॉलिसीज होंगे जो शायद जिनसे शायद वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो उनको वहां पे काफी अच्छी एक पॉलिटिकल आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है, एक स्टैंड मिल जाता है कनाडा यूके जैसे कंट्रीज में, जिसकी वजह से वो फलने फूलने वहां पे लग गए। और यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने अगर इनको एनकरेज नहीं किया तो इनको डिस्करेज भी नहीं किया, जो कि इनके लिए एनकरेजमेंट था, जिसकी वजह से 70s 80s में ट्रूडो के फादर साहब भी उस टाइम पे पीएम थे, तब से चीजें खराब होनी शुरू हो गई थी और लग रहा था कि उस टाइम पे काफी बड़ी चीज हो जाएगी। और अभी आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशंस। तो ये 1985 के अंदर कनिष्का बॉम्बिंग होती है, इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को हवा में ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर भी उन्हीं टेरर आउटफिट्स का नाम था जो कनाडा से बैठ के ऑपरेट कर रहे थे। तब भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई एक्शन वहां पे नहीं लिया। तो ये कनाडा के थोड़े डबल स्टैंडर्ड्स आप बोल सकते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि एट द एंड उनका डीएनए वही ब्रिटिश का है, डिवाइड वाला। तो यहाँ पे भी वो वैसा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है कि वो इंडिया के अंदर उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकानी है। इंडिया के अंदर चीजें खराब हो रही हैं, कुछ हेट्रेड फैलेगा, कुछ गड़बड़ होगी, उससे उनको बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैनेडियन सिस्टम में चल रहा है। और जैसा आपने बताया कि ट्रूडो के जो फादर थे, उनका भी सेम थॉट प्रोसेस था। इवन इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ट्रूडो के फादर को एक बार ये बोला भी था कि भाई आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल कीजिए, एट द एंड ऑफ द डे ये कनाडा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो आज जो आपको होस्टाइल एलिमेंट वहां पे नजर आ रहा है, या जिस तरीके की वहां के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहा है, सिर्फ इंडिया का सोशल फैब्रिक इंपैक्ट नहीं हो रहा, उल्टा यहाँ तो उतना असर नहीं है, कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कनाडा के अंदर ही इसका खराब इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और इसके पीछे जो मेजर गेम खेला जा रहा है वो है वहां की इलेक्शन पॉलिटिक्स। अभी वहां पे इलेक्शंस ड्यू है। तो ट्रूडो किस लिए ये सब कर रहे हैं, क्यों वो ऐसे इन्फ्रिंज एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, ट्रूडो का जो रिलेशन रहा है फ्रिंज एलिमेंट्स के साथ, जिनको हम आज खालिस्तान के साथ कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, उनका पुराना ही रहा है। उन्होंने कभी भी कंडेम नहीं किया खालिस्तानीज को आउटराइटली। उज्जवल दोसांझ जो कि खुद एक सिख मिनिस्टर रह चुके हैं, वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि इन्होंने कभी इन पे एक्शन नहीं लिया। और जब ये इंडिया भी आए थे तो इनके काफिले में भी जसपाल अटवाल जैसे लोग थे जो कि इन एक्टिविटीज में शामिल माने जाते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफी ज्यादा विरोध किया था इस चीज का। तो इनके जो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा आपको अच्छा बैकग्राउंड इस मामले में आपको नहीं नजर में आएगा। लेकिन क्या कैनेडियन लॉज भी इनएडिक्वेट? क्या है ऐसा ये कि भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के आप ब्लैंकेट के अंदर किसी दूसरे कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? तो क्या है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट जिसकी वजह से ये इन्फ्रिंज एलिमेंट्स कनाडा के अंदर बचे हुए हैं? आपने बहुत यहाँ पे अच्छी बात की। देखो, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो हम फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि यूएस में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि आपके पास अच्छी खासी फ्रीडम है। लेकिन जो कनाडा है, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया की ही तर्ज पे चल रहा है, और वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, सो दैट वहाँ पे कोई हेट्रेड या फिर वायलेंस किसी भी ग्रुप के खिलाफ ना हो सके। लेकिन बात यह है कि जब आपको उन चीज़ों को यूज नहीं करना है, उन सेक्शंस को यूज नहीं करना है, तो वो किस काम का। और वैसे भी जो हेट्रेड फैल रहा है वो कैनेडियंस के लिए नहीं फैल रहा, वो प्रॉब्लम्स आप इंडियंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कनाडा वाले जो वहां की सरकारें हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स वही नहीं सॉल्व कर रही हैं, वो इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, जहां तक के कनाडा का सवाल है, हमने शुरू में बात की थी कि वो ब्रिटिश टेरिटरी का ही एक एक्सटेंशन है, तो वो डिवाइड एंड रूल पहले भी खेलते थे, अब कनाडा के स्मोक स्क्रीन के अंदर खेल रहे हैं, और ये आगे भी करेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो कितना ही एक्सपोर्ट करे, इंडिया का जो एक
कॉपरेशन वाला जो एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, वो कभी भी खराब नहीं होगा। कुछ एपिसोड ज़रूर ऐसे हो सकते हैं जैसे 1984 में हुआ, और भी कई टाइम पे कुछ ऐसे एपिसोड हुए जो कि अनफॉर्चुनेट हैं, जिनको वो कंडेम भी किया जाना चाहिए, बट ओवरऑल हमारी सोसाइटी बिखरती हुई आपको नहीं नज़र में आएगी। तो अब कैनेडियन इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, क्या ट्रूडो वहां पे वापस आएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। ट्रूडो के वापस आने के चांसेस बड़े ही कम है। वो कहते हैं ना कि लास्ट स्टॉक ऑन कैमल्स बैक, जितने भी डेस्परेट अटेम्प्ट्स आपको ट्रूडो के द्वारा दिख रहे हैं, ये अपनी इमेज बचाने के लिए दिख रहे हैं कि हम कैनेडियंस के लिए खड़े होते हैं, हम इनके राइट्स की परवाह करते हैं, जबकि वो उतनी ज्यादा परवाह करते हुए नहीं दिख रहे। वो दिख रहे हैं कि एक या दूसरे ग्रुप की वो क्लियरली साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखें तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और जो वाइट पॉपुलेशन है जो कि आज भी मेजोरिटी में है कनाडा में, वो उनसे काफी ज्यादा हेट करने लगी हुई है। सो उस केस में वो वापस आएंगे, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली। ठीक है, बाकी इंडिया और कनाडा रिलेशंस को जहां तक इंप्रूव करने की बात है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड $9 बिलियन का है। थोड़ा कम है लेकिन स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे थे, और अगर वो एग्रीमेंट पॉजिटिव टर्म में नेगोशिएट हो जाता तो बायलैटरल रिलेशंस एक नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी पे जा सकते हैं। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट बोलूं, उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटली जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशन से काफी हद तक गवर्न होते हैं। तो इंडिया कनाडा की अगर आप इकोनॉमिक ट्रेड को और बेटर करेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी साइडलाइन हो जाएंगे या इंप्रूवमेंट वहां पे आ जाएगी। हमारे ऑलरेडी कल्चरल टाइज हैं, वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर, एक दूसरे को समझते हैं। काफी ज्यादा यहाँ से लोग उधर गए हैं। अगर आप डायस्पोरा की बात करेंगे तो कनाडा के अंदर इवन सिख डायस्पोरा काफी ज्यादा है जो कि इंडिया से वहां पे गया, इंडियन ओरिजिन के ही ये लोग हैं। डेफिनेटली, इससे अगर पूरे इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 5% के आसपास है, और उनका भी वहां पे कनाडा के डेवलपमेंट में रोल काफी ज्यादा है। ठीक है, चाहे सिख हो, हिंदू हो, या किसी भी कम्युनिटी के हो। और जिस तरीके से रिलेशन बिगड़े हैं, ये दोनों ही सरकारों की तरफ से काफी बड़ी गलतियां हैं, और दोनों को इनको संभाल के रखना चाहिए था, विच आई एम श्योर के फ्यूचर में ये चीजें संभाल ली जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उसका पोटेंशियल देख सकते हैं, तो बैक डोर्स के थ्रू हमें चैनल्स को ओपन रखना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक डायमेंशन है जहाँ पे ये दो देश काफी अच्छा कर सकते हैं, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। इन सबको हमें फ्यूचर के लिए बनाना पड़ेगा ताकि दोनों देशों के अंदर कॉपरेशन भी बढ़े, और दोनों काफी बड़ी डेमोक्रेसीज है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें पूरी दुनिया के लिए। अगर हम न्यूक्लियर पावर के सिविल यूज की बात करेंगे तो इंडिया जो है कनाडा से न्यूक्लियर फ्यूल लेता रहा है और कनाडा की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हुई। दे वर रेडी टू प्रोवाइड अस विद द न्यूक्लियर फ्यूल। ओवरऑल अगर हम जियोपॉलिटिकल जो भी टसल चलती है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वहां पे भी इंडिया और कनाडा के रिलेशन कभी भी, मतलब दे आर नॉट टेकिंग द पोल्स अपार्ट पोजीशन। वहां पे भी दे आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ वो चीजों को रिजॉल्व करते रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन ही रहा है। तो ये जो प्रेजेंट इंसिडेंट्स हैं ये बहुत ही छोटी चीजें हैं दो देशों के बीच, दो मुल्कों के बीच। आई होप जो पास्ट की कैनेडियन गवर्नमेंट्स रही हैं जिन्होंने इस पूरे नींव रखी इंडिया और कनाडा के रिलेशन की, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। ट्रूडो का थोड़ा जो ये टेन्योर आया है प्रॉब्लमेटिक आया है, दिस विल ऑल्सो पास, ये भी चला जाएगा और इंडिया कनाडा के रिलेशंस और बेहतर हो पाएंगे विद बेटर कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर इंक्लिनेशन एंड विद ऑफ कोर्स ट्रेड रिलेशंस। सो ये था हमारा इंडिया कनाडा का आज का एपिसोड। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।